सिंगापुर। और आज मैं आपसे बात करूंगा एशिया के एक देश या फिर एक शहर या दोनों ही, यानी सिंगापुर के बारे में। ये 63 बड़े छोटे आइलैंड्स को मिलाकर बना हुआ है। ये दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक है। ये काफी छोटा देश है। साइज के हिसाब से दुनिया में ये 177 नंबर पर आता है। यहाँ की आबादी 56 लाख है, जो इसके साइज के हिसाब से काफी ज्यादा है। इसीलिए सिंगापुर दुनिया का तीसरा सबसे घनी आबादी वाला देश है। ये देश छोटा तो है पर काफी ज्यादा अमीर है। इसीलिए दुनिया में पर कैपिटा जीडीपी के मामले में ये 7th नंबर पर आता है। ये देश काफी छोटा है, इसलिए यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की कमी भी है। पर इस बात का सिंगापुर को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये पानी भी इम्पोर्ट करता है, फिर भी यहाँ पर अमीरों की कोई कमी नहीं है। यहाँ के लोग इतने ज्यादा अमीर हैं कि यहाँ का हर छठा इंसान करोड़पति है। दुनिया के किसी और देश में हर छठा इंसान करोड़पति नहीं है। इसलिए सिंगापुर इस मामले में भी नंबर 1 पर है। सिंगापुर के कानून भी बहुत सख्त हैं। यहाँ ईमानदारी और सफाई के लिए काफी कड़े कानून बनाए गए हैं। और यही वजह है कि एशिया में सबसे कम भ्रष्टाचार सिंगापुर में ही होता है और दुनिया में सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देशों में ये 5th नंबर पर आता है। यहाँ की रोड्स काफी क्लियर और ग्रीन है और आपको बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर कोई भीख मांगता दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई गरीब है ही नहीं। बेरोजगारी इस वक्त दुनिया के बहुत से देशों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वहीं सिंगापुर में बेरोजगारी का अस्तित्व ही नहीं है। अगर आप सिंगापुर जाएंगे तो आपको दिखेंगी बेहद ऊंची बिल्डिंग्स, काफी फ्यूचरिस्टिक गार्डन्स और भी बहुत सी टेक्नोलॉजी। तब आपको यकीन करना मुश्किल होगा तो कुछ दशक पहले ये देश ऐसा नहीं था जैसा कि आज है। केवल 50-60 साल पहले ही, यानी 1960s में ये एक छोटा सा कस्बा था जहाँ की झोपड़पट्टियों को कुछ गैंग वाले कंट्रोल करते थे। यहाँ पर ना ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन था, ना ही पढ़े लिखे लोग, ना ही उन लोगों के पास रहने के लिए अच्छे घर थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये इतना विकसित देश बनता चला गया और आज दुनिया भर में फेमस है। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं सिंगापुर इतना अमीर कैसे बन गया। 1965 में सिंगापुर एक आजाद देश बना। तब यहाँ की नई गवर्नमेंट ने इस देश को मजबूत और विकसित बनाने का सोचा और 1970s से ही इस देश की इकोनॉमी की ग्रोथ सही लय में होने लगी। और अब ये देश आपके सामने है, जहाँ हर कोई घूमने के लिए या फिर रहने के लिए जाना चाहता है। पहले सिंगापुर में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी जिन्हें सॉल्व करके इसे विकसित बनाया गया। उनमें से एक प्रॉब्लम थी बेरोजगारी। गवर्नमेंट चाहती थी कि यहाँ के नागरिक जिम्मेदार बने, इसीलिए सिंगापुर में एक बेहतरीन टैक्स सिस्टम और पेंशन स्कीम को लागू किया गया। हर देश की गवर्नमेंट अपने नागरिकों से टैक्स इसलिए लेती है ताकि नागरिकों की जरूरत को पूरा किया जा सके। सिंगापुर की गवर्नमेंट भी यही चाहती थी, पर उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया और थोड़ा अलग किया। यहाँ आप टैक्स दे सकते हैं और उस अकाउंट में आपने अब तक कितने रुपए टैक्स के रूप में जमा किए हैं ये हमेशा आप ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने बैंक अकाउंट के पैसों को ट्रैक करते हैं। और जरूरत पड़ने पर अपने मेडिकल खर्चों, घर खरीदने या फिर पेंशन के लिए आप इन्हीं टैक्स के रूप में दिए गए पैसों को यूज कर सकते हैं। इस पॉलिसी की वजह से लोगों को टैक्स देते वक्त ये एहसास नहीं होता कि वो अपना पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो पैसे अपने लिए ही सेव कर रहे हैं। अगली प्रॉब्लम जो सिंगापुर में 1960s में थी वो थी घरों की। उस वक्त यहाँ के लोगों के पास सही से रहने के लिए घर भी नहीं थे। तो इस प्रॉब्लम से सिंगापुर कैसे निपटा? इसके लिए गवर्नमेंट ने हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड बनाया, जिसका मकसद था 5 सालों में 50,000 नए घर बनाना। 1961 में यहाँ के स्लम डॉग एरिया में आग लग गई, जिससे 43 लाख स्क्वायर फीट के एरिया की झोपड़ियां जलकर राख बन गई। तब यहाँ के लोग जिनके पास रहने के लिए कुछ नहीं था, उन्हें गवर्नमेंट ने दिए नए फ्लैट्स, वो भी 1 साल के अंदर ही। और जिस एरिया की झोपड़ी जल चुकी थी वहाँ की जमीन पर और घर गवर्नमेंट ने बनाना शुरू किए। लेकिन इन घरों को लोग किराए पर ले सकते थे, खरीद नहीं सकते थे। 1964 से गवर्नमेंट ने इन्हें परमानेंट लोगों को बेचना भी स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ की गवर्नमेंट घर बनाती रही और लोगों को बेचती रही। इससे एक तरफ तो लोगों की घरों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी अमीर होती गई और लोग अपनी पेंशन का यूज करके गवर्नमेंट के बनाए हुए घर आसानी से खरीद लेते थे। इसीलिए 2016 तक सिंगापुर के 90% लोग अपने घरों में रहते हैं, जिनमें से 80% घर लोगों ने खुद नहीं बनवाए, न ही किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाए, बल्कि वहाँ की गवर्नमेंट ने बनाकर ही उन्हें बेचे हैं। इससे फायदा किसको हुआ? एक तो गवर्नमेंट को
दूसरा वहाँ के नागरिकों को। और गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए घर काफी सस्ते भी पड़ते हैं, इसलिए भी लोग इन्हें आसानी से खरीद सकते हैं। ये सब करने के साथ ही सिंगापुर की गवर्नमेंट ने अपने देश को और डेवलप किया, जिसकी वजह से यहाँ पर नई नई कंपनीज और इंडस्ट्रीज भी ओपन होने लगी। इस वजह से यहाँ की बेरोजगारी की समस्या एकदम खत्म हो गई। जब जॉब्स बढ़ने लगी तो यहाँ के लोग अमीर होते चले गए। इसीलिए 1965 में जब सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम $500 थी, वो 1991 में $14,500 पहुंच गई। यानी 16 सालों में इतनी ज्यादा ग्रोथ। और इसका विकास यही नहीं रुका। अब 2019 में यहाँ की पर कैपिटा जीडीपी $65,627 हो चुकी है। तो जो देश 1960s में गरीबी, बेरोजगारी और गुंडागर्दी से परेशान था, अब 2019 में कैसा है? दुनिया में आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा करोड़पति यहीं पाए जाते हैं। करप्शन यहाँ न के बराबर है और बेरोजगारी का नामो निशान नहीं है। ये देश काफी छोटा है, इसीलिए यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है। यहाँ पर खेती न के बराबर होती है, लेकिन छोटा होने का सिंगापुर को अलग फायदा होता है। इस देश की लोकेशन काफी अच्छी है। ये दुनिया की ऐसी जगह पर है जहाँ से ये अपने समुद्री रास्ते की बदौलत पूरी दुनिया से आसानी से कनेक्टेड है। ये एकदम सेंटर में है, इसीलिए इसे कुछ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए जरा भी परेशानी नहीं होती। सिंगापुर का बंदरगाह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और ये दुनिया के 123 देशों के 600 बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है। यानी सिंगापुर एक बड़ा ट्रांसपोर्टेशन सेंटर है। इसके अलावा सिंगापुर एक स्मार्ट सिटी भी है। यहाँ के 90% लोगों के पास स्मार्टफोन है। यानी यहाँ के केवल बेहद छोटे बच्चे जो फोन को नहीं चला सकते, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। बाकी के सभी लोग यहाँ पर स्मार्टफोन यूज करते हैं। सिंगापुर का हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अपने देश के एनवायरनमेंट को अच्छा बनाए रखने के लिए काफी स्मार्ट तरीके अपनाता है। जैसे इस देश में जगह जगह सेंसर्स लगे होते हैं जो हर वक्त ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का पता लगाते रहते हैं। टेम्परेचर ज्यादा होने पर सिस्टम देश की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और रोड्स पर लगे पब्लिक फैंस को ऑन कर देता है ताकि शहर का टेम्परेचर कम हो जाए और लोगों को परेशानी ना हो। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप ट्रेन से ट्रेवल करेंगे जब भीड़ भाड़ कम होगी, तो इसका मतलब आपने कार नहीं यूज की जिससे पॉल्यूशन नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐप में आपको इंसेंटिव और कुछ रिवार्ड मिलेंगे, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज करें। सिंगापुर एक ऐसा भी देश है जहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स तो बहुत हैं, लेकिन इसी के साथ यहाँ हर जगह हरियाली भी बहुत है। इसकी वजह से यहाँ पर पॉल्यूशन का खतरा भी नहीं रहता। सिंगापुर इसी के साथ काफी ज्यादा टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ घूमने लायक बहुत सी जगह हैं। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ की घूमने लायक जगह पिछले कुछ सालों में ही यहाँ पर बनकर तैयार हुई, यानी वो पहले से यहाँ नहीं मौजूद थी। जैसे कि सिंगापुर में बना हुआ यूनिवर्सल स्टूडियो, ये यहाँ का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है जो 2008 में बनना स्टार्ट हुआ और 2010 में ही ओपन हो गया था। 2010 में ही सिंगापुर के बेहद फेमस लैंडमार्क मरीना बे सैंड रिजॉर्ट की ओपनिंग भी हुई। इस रिजॉर्ट में 2561 रूम्स वाला होटल है, शॉपिंग मॉल और एग्जीबिशन सेंटर भी है। इस होटल में इंफिनिटी पूल भी आपको मिलेगा और भी बहुत कुछ इस मरीना बे सैंड रिजॉर्ट में है। इसके अलावा यहाँ की एक और फेमस चीज है गार्डन्स बाय द बे। ये एक नेचुरल पार्क है जो 250 एकड़ में फैला हुआ है। इस गार्डन में हर साल करोड़ों टूरिस्ट आते हैं। इसे बनाने का मकसद खूबसूरत पार्क बनाने से लेकर पॉल्यूशन से शहर को बचाना भी था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और सिंगापुर देश आपको कैसा लगता है, कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।